रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के नए शैक्षणिक और प्रशासनिक भवन के लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। यहां से पढ़कर बहुत कुछ सीख करके निकलने वाली युवा साथी देश के कृषि क्षेत्र को सशक्त करने का काम करेंगे। छात्र छात्राओं की तैयारियां, उनका उत्साह और अभी जो संवाद हो रहा था और जो मेरी आप लोगों से बात करने का मुझे मौका मिला, मैं वो उत्साह, उमंग, विश्वास मैं अनुभव कर रहा था। ये दिखाई दिया। मुझे विश्वास है कि इस नए भवन के बनने से अनेक नई सुविधाएं मिलेगी। इन सुविधाओं से स्टूडेंट को और ज्यादा काम करने की प्रेरणा मिलेगी और ज्यादा प्रोत्साहन मिलेगा। साथियों, कभी रानी लक्ष्मीबाई ने बुंदेलखंड की धरती पर गर्जना की थी, मैं मेरी झांसी नहीं दूंगी। हम सबको ये वाक्य बराबर याद है, मैं मेरी झांसी नहीं दूंगी। आज एक नई गर्जना की आवश्यकता है और इसी झांसी से, इसी बुंदेलखंड की धरती से आवश्यकता है। मेरी झांसी, मेरा बुंदेलखंड आत्मनिर्भर भारत अभियान को सफल बनाने के लिए पूरी ताकत लगा देगा, एक नया अध्याय लिखेगा। इसमें बहुत बड़ी भूमिका कृषि की है, एग्रीकल्चर की है। जब हम कृषि में आत्मनिर्भरता की बात करते हैं तो ये सिर्फ खाद्यान्न तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये गांव की पूरी अर्थव्यवस्था की आत्मनिर्भरता की बात है। ये देश के अलग अलग हिस्सों में खेती से पैदा होने वाले उत्पादों में वैल्यू एडिशन करके देश और दुनिया के बाजारों में पहुंचाने का मिशन है। कृषि में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य किसानों को एक उत्पादक के साथ ही उद्यमी बनाने का भी है। जब किसान और खेती उद्योग की भांति आगे बढ़ेगी तो बड़े स्तर पर गांव में और गांव के पास ही रोजगार और स्वरोजगार के अवसर तैयार होने वाले हैं। साथियों, इस समय और जब हम इस संकल्प के साथ ही हाल में कृषि से जुड़े ऐतिहासिक रिफॉर्म्स ये सरकार लगातार कर रही है। कई रिफॉर्म्स किए गए हैं। भारत में किसान को बंदिशों में जकड़ने वाली कानूनी व्यवस्थाएं, मंडी कानून जैसा और आवश्यक वस्तु कानून, इन सब में बहुत बड़ा सुधार किया गया है। इससे किसान अब बाकी उद्योगों की तरह पूरे देश में मंडियों से बाहर भी जहां उसको ज्यादा दाम मिलते हैं वहां अपनी उपज बेच सकेगा। इतना ही नहीं, गांव के पास उद्योगों के क्लस्टर बनाने की व्यापक योजना बनाई गई है। इन उद्योगों को बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधा मिले, इसके लिए 1,00,000 करोड़ रुपए का विशेष फंड बनाया गया है। इस फंड के माध्यम से हमारे कृषि उत्पादक संघ, हमारे एफपीओज अब भंडारण से जुड़ा
आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार कर पाएंगे और प्रोसेसिंग से जुड़े उद्योग भी लगा पाएंगे। इससे कृषि क्षेत्र में पढ़ाई करने वाले युवाओं और उनके सभी साथी, इन सबको नए अवसर मिलेंगे, नए स्टार्टअप्स के लिए रास्ते बनेंगे। साथियों, आज बीज से लेकर के बाजार तक खेती को टेक्नोलॉजी से जोड़ने का, आधुनिक रिसर्च के फायदों को जोड़ने का निरंतर काम किया जा रहा है। इसमें बहुत बड़ी भूमिका रिसर्च संस्थानों और कृषि विश्वविद्यालयों की भी है। 6 साल पहले की ही बात करें तो जहां देश में सिर्फ एक केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय था, आज 3 सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज देश में कार्यरत है। इसके अलावा 3 और राष्ट्रीय संस्थान, IARI झारखंड, IARI असम और बिहार के मोतिहारी में महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट फॉर इंटीग्रेटेड फार्मिंग, इनकी भी स्थापना की जा रही है। ये रिसर्च संस्थान छात्र छात्राओं को नए मौके तो देंगे ही, स्थानीय किसानों तक टेक्नोलॉजी के लाभ पहुंचाने में भी, उनकी क्षमता बढ़ाने भी मदद करेंगे। अभी देश में सोलर पंप, सोलर ट्री, स्थानीय जरूरतों के मुताबिक तैयार किए गए बीज, माइक्रो इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन, अनेक क्षेत्रों में एक साथ काम हो रहा है। इन प्रयासों को ज्यादा से ज्यादा किसानों तक पहुंचाने के लिए, खासतौर पर बुंदेलखंड के किसानों को इससे जोड़ने के लिए आप सभी की बहुत बड़ी भूमिका है। आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग कृषि और इससे जुड़ी चुनौतियों से निपटने में कैसे काम आ रहा है, हाल में इसका एक और उदाहरण देखने को मिला है। आपको याद होगा, यहां बुंदेलखंड में मई के महीने में टिड्डी दल का बहुत बड़ा हमला हुआ था। और पहले तो ये टिड्डी दल यानी अपने आप में खबर आती है जब टिड्डी दल आने वाला है, तो रात रात किसान सो नहीं पाता है, सारी मेहनत मिनटों में तबाह कर देता है। कितने ही किसानों की फसल, सब्जियां बर्बाद होना बिल्कुल निर्धारित हो जाता है। मुझे बताया गया है कि बुंदेलखंड में करीब करीब 30 साल बाद टिड्डियों ने हमला किया, वरना पहले इस क्षेत्र में टिड्डियां नहीं आती थी। साथियों, सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश के 10 से ज्यादा राज्य टिड्डी दल या लोकस्ट के हमले से प्रभावित हुए थे। जितनी तेजी से ये फैल रहा था, उस पर सामान्य तौर तरीकों, पारंपरिक माध्यमों से नियंत्रण पाना बहुत मुश्किल था। और जिस प्रकार से भारत ने ये टिड्डी दल से मुक्ति पाई है, इतने बड़े हमले को बहुत वैज्ञानिक तरीके से जिस प्रकार से संभाला है, अगर कोरोना जैसी और चीजें न होती तो शायद हिंदुस्तान के मीडिया में हफ्ते भर इसकी बहुत सकारात्मक चर्चा हुई होती। इतना बड़ा काम हुआ है। और ऐसे में टिड्डी दल के हमले से किसानों की फसलों को बचाने के लिए जो युद्ध स्तर पर काम किया गया,
झांसी समेत अनेक शहरों में दर्जनों कंट्रोल रूम बनाए गए। किसानों तक पहले से जानकारी पहुंचे इसका इंतजाम किया गया। टिड्डियों को मारने और भगाने के लिए जो स्प्रे वाली स्पेशल मशीनें होती हैं, वो भी तब हमारे पास इतनी संख्या में नहीं थी, क्योंकि ये हमले ऐसे नहीं आते हैं। सरकार ने तुरंत ऐसी दर्जनों आधुनिक मशीनों को खरीदकर झीलों तक पहुंचाया। ट्रैक्टर हो, गाड़ियां हो, केमिकल हो, दवाइयां हो, ये सारे संसाधन लगा दिए ताकि किसानों को कम से कम नुकसान हो। इतना ही नहीं, ऊंचे पेड़ों को बचाने के लिए बड़े क्षेत्रों में एक साथ दवा का छिड़काव करने के लिए दर्जनों ड्रोन लगा दिए गए। हेलीकॉप्टर तक के दवाई छिड़काव किया गया। इन सारे प्रयासों के बाद ही भारत अपने किसानों का बहुत ज्यादा नुकसान होने से हम बचा पाए हैं, हम बचे हैं। स्थानीय ड्रोन टेक्नोलॉजी हो, दूसरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी हो, आधुनिक कृषि उपकरण हो, इसको देश की कृषि में अधिक से अधिक उपयोग में लाने के लिए आप जैसे युवा रिसर्चर्स को, युवा वैज्ञानिकों को निरंतर एक समर्पित भाव से वन लाइफ वन मिशन की तरह काम करना होगा। बीते 6 साल से ये निरंतर कोशिश की जा रही है कि रिसर्च का खेती से सीधा सरोकार हो। गांव के स्तर पर छोटे से छोटे किसान को भी साइंटिफिक एडवाइस उपलब्ध हो। अब कैंपस से लेकर फील्ड तक एक्सपर्ट के जानकारों के इस इकोसिस्टम को और प्रभावी बनाने के लिए काम किया जाना जरूरी है। इसमें आपके विश्वविद्यालय की भी बहुत बड़ी भूमिका है। साथियों, कृषि से जुड़ी शिक्षा को, उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को स्कूल स्तर पर ले जाना भी आवश्यक है। प्रयास है कि गांव के स्तर पर मिडिल स्कूल लेवल पर ही कृषि के विषय को इंट्रोड्यूस किया जाए। इससे 2 लाभ होंगे। एक लाभ तो ये होगा कि गांव के बच्चों में खेती से जुड़ी जो एक स्वाभाविक समझ होती है, उसका वैज्ञानिक तरीके से विस्तार होगा। दूसरा लाभ ये होगा कि वो खेती और इससे जुड़ी तकनीक, व्यापार, कारोबार, इसके बारे में अपने परिवार को ज्यादा जानकारी दे पाएंगे। इससे देश में एग्रो एंटरप्राइज को भी और बढ़ावा मिलेगा। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, इसके लिए भी अनेक जरूरी रिफॉर्म्स किए गए हैं। साथियों, कितनी ही चुनौतियां क्यों न हो, निरंतर उनका मुकाबला करना हमेशा से, सिर्फ लक्ष्मीबाई के जमाने से नहीं, हमेशा से बुंदेलखंड अगुवाई करता रहा है। बुंदेलखंड की यही पहचान रही है कि कोई भी संकट के सामने मुकाबला करना। कोरोना के खिलाफ बुंदेलखंड के लोग भी डटे हुए हैं। सरकार ने भी प्रयास किया है कि लोगों को कम से कम दिक्कत हो, गरीब का चूल्हा जलता रहे। इसके लिए उत्तर प्रदेश के करोड़ों गरीब और ग्रामीण परिवारों को, जैसे देश के अन्य भागों में मुफ्त राशन दिया जा रहा है, आपके यहां भी दिया जा रहा है। बुंदेलखंड की करीब करीब 10 लाख गरीब बहनों को इस दौरान मुफ्त गैस सिलेंडर दिए गए हैं। लाखों बहनों के जनधन खाते में हजारों करोड़ रुपए जमा किए गए हैं। गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत अकेले उत्तर प्रदेश में 700 करोड़ रुपए से अधिक का खर्च अब तक किया जा चुका है, जिसके तहत लाखों कामगार साथियों को रोजगार उपलब्ध हो रहा है।
मुझे बताया गया है कि इस अभियान के तहत यहां बुंदेलखंड में भी सैकड़ों तालाबों को ठीक करने और नए तालाब बनाने का काम किया गया है। साथियों, चुनाव से पहले जब मैं झांसी आया था तब मैंने बुंदेलखंड की बहनों से कहा था कि बीते 5 वर्ष शौचालय के लिए थे और आने वाले 5 वर्ष पानी के लिए होंगे। बहनों के आशीर्वाद से हर घर जल पहुंचाने का अभियान तेजी से आगे बढ़ रहा है। यूपी और एमपी में ये बुंदेलखंड फैला हुआ है। ये बुंदेलखंड के सभी जिलों में पानी के स्रोतों का निर्माण करने और पाइपलाइन बिछाने का काम निरंतर जारी है। इस क्षेत्र में 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की करीब 500 जल परियोजनाओं की स्वीकृति दी जा चुकी है। पिछले 2 महीने में इनमें से करीब करीब 3,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं पर काम शुरू भी हो चुका है। जब ये तैयार हो जाएगी तो इससे बुंदेलखंड के लाखों परिवारों को सीधा लाभ होगा। इतना ही नहीं, बुंदेलखंड में भूजल के स्तर को ऊपर उठाने के लिए अटल भूजल योजना पर भी काम चल रहा है। झांसी, महोबा, बांदा, हमीरपुर, चित्रकूट और ललितपुर, इसके साथ साथ पश्चिम यूपी के सैकड़ों गांवों में जल स्तर को सुधारने के लिए 700 करोड़ रुपए से अधिक की योजना पर काम जारी है। साथियों, बुंदेलखंड के एक और बेतवा बहती है और दूसरी ओर केन नदी बहती है। उत्तर दिशा में मां यमुना जी हैं, लेकिन स्थितियां ऐसी हैं कि इन नदियों के पानी का पूरा लाभ पूरे क्षेत्रों को नहीं मिल पाता है। इस स्थिति को बदलने के लिए भी केंद्र सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। केन बेतवा नदी लिंक परियोजना में इस क्षेत्र के भाग्य को बदलने की बहुत ताकत है। इस दिशा में हम दोनों राज्य सरकारों के साथ लगातार संपर्क में हैं, काम कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि एक बार जब बुंदेलखंड को पर्याप्त जल मिलेगा तो यहां जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे हो या फिर डिफेंस कॉरिडोर, हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट भी यहां रोजगार के हजारों नए अवसर बनाने का काम करेंगे। वो दिन दूर नहीं जब वीरों की ये भूमि झांसी और इसके आसपास का ये पूरा क्षेत्र देश को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक बड़ा क्षेत्र विकसित हो जाएगा। यानी एक तरह से बुंदेलखंड में जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान का मंत्र चारों दिशाओं में गूंजेगा। केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार बुंदेलखंड की पुरातन पहचान को, इस धरती के गौरव को समृद्ध करने के लिए प्रतिबद्ध है। भविष्य की मंगल कामनाओं के साथ एक बार फिर यूनिवर्सिटी के नए भवन की आप सबको बहुत बहुत बधाई। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, इस मंत्र को आप हमेशा याद रखिए। आप सुरक्षित रहेंगे तो देश सुरक्षित रहेगा। आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। माननीय श्री कैलाश चौधरी जी, आईसीआर के महानिदेशक,
माननीय सांसद झांसी श्री अनुराग शर्मा जी, माननीय विधायकगण श्री बिहारी लाल आर्य जी, श्री राजीव सिंह परीक्षा जी, श्री रवि शर्मा जी, श्री जवाहरलाल राजपूत जी, एमएलसी श्रीमती रमा निरंजन जी, मेयर झांसी श्री रामतीरथ सिंघल जी, कुलपति श्री अरविंद कुमार जी, और आज के इस केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी के उद्घाटन कार्यक्रम में उपस्थित सभी उपस्थित महानुभाव, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इस महत्वपूर्ण अवसर पर उत्तर प्रदेश के नागरिकों की ओर से हृदय से अभिनंदन करता हूं कि आज आर्थिक रूप से प्रदेश के सबसे पिछड़े हुए क्षेत्र के रूप में जाने जाने वाले बुंदेलखंड में महारानी लक्ष्मीबाई के नाम पर एक कृषि विश्वविद्यालय का विधिवत उद्घाटन इस कोरोना कालखंड में भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से संपन्न हो रहा है। यह हर व्यक्ति जानता है कि 2014 के बाद देश के अंदर हर एक क्षेत्र में नया परिवर्तन देखने को मिला है। लोगों की सोच में भी परिवर्तन आया है, क्योंकि उनके पास एक यशस्वी नेतृत्व देश में है और कृषि क्षेत्र में किसानों की आमदनी को दोगुना करने, किसानों को तकनीक के साथ जोड़ने, उनकी बुनियादी समस्याओं का समाधान करने के लिए उन्हें जिस प्रकार की मदद शासन स्तर पर प्रारंभ हुई है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से भी जिस प्रकार से व्यापक परिवर्तन देखने को मिला है और किसानों की आमदनी को न्यूनतम समर्थन मूल्य के माध्यम से कई गुना बढ़ोतरी करने में मदद मिली है। कृषि विज्ञान केंद्रों ने स्थानीय स्तर पर किसानों को तकनीक के साथ जोड़ने, समय पे उन्हें उन्नत बीज उपलब्ध कराने में भी जो योगदान दिया है, ऐसी एक नई सोच का परिणाम है। मैं इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन इसलिए भी करता हूं कि बुंदेलखंड क्षेत्र, जिसमें उत्तर प्रदेश के 7 जनपद आते हैं और मध्य प्रदेश राज्य के भी कुछ जनपद आते हैं, यह प्रतिवर्ष सूखा की चपेट में होता था, लेकिन प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की परियोजनाओं के समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ने के परिणाम स्वरूप आज काफी हद तक इस समस्या का समाधान करने में हमें मदद मिली है। इसके साथ ही वहां पर पेयजल का संकट 2014 के पहले वहां पर टैंकर से पानी पहुंचाने की कार्रवाई होती थी और आज प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन के माध्यम से हर घर नल की योजना अकेले बुंदेलखंड में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से 10,322 करोड़ रुपए की लागत से इन सभी जनपदों में हर घर नल की योजना जल जीवन मिशन के माध्यम से प्रारंभ हो चुकी है। सिंचाई की योजनाओं के माध्यम से भी पिछले 3 वर्ष के दौरान प्रदेश ने 4,000 करोड़ रुपए की 11 परियोजनाओं को बुंदेलखंड के अब तक पूरा किया है, जिसमें 2,20,000 हेक्टेयर लैंड को अतिरिक्त सिंचन की क्षमता अकेले बुंदेलखंड में अर्जित करने में हमें सहायता प्राप्त हुई है। बुंदेलखंड की जो एक अन्य समस्या थी, अन्ना प्रथा, जिसमें बड़े पैमाने पर जो निराश्रित गोवंश था, इसके कारण वहां फसलें समाप्त होती थीं। आज बुंदेलखंड में पिछले 3 वर्ष के अंदर 1535 गौ आश्रय स्थल बना करके 1,54,000 से अधिक गोवंश को उन गौ आश्रय स्थलों में सुरक्षित रखने, उनके नस्ल सुधार के साथ ही उन्हें खुरपका, मुंहपका जैसी बीमारियों से बचाने की कार्रवाई भी युद्ध स्तर पर आज बुंदेलखंड में डिफेंस कॉरिडोर की घोषणा की और उसमें से एक डिफेंस कॉरिडोर के 2 महत्वपूर्ण
नोड बुंदेलखंड क्षेत्र में झांसी और चित्रकूट में है। डिफेंस कॉरिडोर में बुंदेलखंड में अब तक 2600 एकड़ भूमि हम लोगों ने इसके लिए अधिकृत की है और लगभग 36,000 करोड़ रुपए के एमओयू इस संबंध में निवेश के लिए भी बुंदेलखंड में हमें प्राप्त हुए हैं। फरवरी माह में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बुंदेलखंड क्षेत्र में ही वहां पर अच्छी कनेक्टिविटी के लिए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी थी और मुझे प्रसन्नता है कि यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि 296 किलोमीटर का यह एक्सप्रेसवे अब तक लगभग 15% के अपने कार्य को तेजी के साथ आगे बढ़ाने में सफल हुआ है और 10% का जो एक माइलस्टोन था हमारे सामने, हम उसको समय से इस कोरोना कालखंड में भी उस लक्ष्य को प्राप्त करने में हमें मदद मिलेगी। प्रदेश में 2016 के पहले कुल 68 कृषि विज्ञान केंद्र थे। आज भारत सरकार के सहयोग से 20 नए कृषि विज्ञान केंद्र प्रदेश को मिले हैं। हर बड़े जनपद में 2 कृषि विज्ञान केंद्र और छोटे जनपद में 1 कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से कृषि विश्वविद्यालयों को इन्हें जोड़ करके स्थानीय स्तर पर किसानों को कृषि की उन्नत तकनीक उपलब्ध कराने में इन कृषि विज्ञान केंद्रों की एक बड़ी भूमिका सामने आ रही है। प्रदेश में अब तक 4 राज्य कृषि विश्वविद्यालय पहले से कार्यरत हैं। केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय महारानी लक्ष्मीबाई के नाम पर झांसी में बनने से बुंदेलखंड के दोनों कमिश्नरी में, चित्रकूट कमिश्नरी में, बांदा में राज्य सरकार पहले से एक कृषि विश्वविद्यालय संचालित कर रही है और झांसी कमिश्नरी के लिए यह नया कृषि विश्वविद्यालय मिलने के कारण, इस कृषि विश्वविद्यालय के कारण न केवल बुंदेलखंड क्षेत्र में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के पूरा बुंदेलखंड क्षेत्र इससे लाभान्वित होगा, अपितु इसके माध्यम से किसानों को हम आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर करने की आदरणीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प को आगे बढ़ाने में हमें काफी मदद मिलेगी। आज कोरोना कालखंड में वर्चुअल उद्घाटन के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन कृषि वैज्ञानिकों को, कृषि से जुड़े हुए छात्रों को और बुंदेलखंड वासियों को प्राप्त हो रहा है। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं और इस बात के लिए विश्वास दिलाता हूं कि उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भर भारत की उनकी संकल्पना में पूरी प्रतिबद्धता के साथ बढ़कर के कार्य करेगा। इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री जी का, ICAR के सभी पदाधिकारियों का और रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी के कुलपति जी और उनके पूरे विश्वविद्यालय परिवार को हृदय से बधाई देते हुए उन सब के प्रति भी हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। धन्यवाद।